गुड मॉर्निंग। प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा था और अपवर्तन में अपने पढ़ा था कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश के वेग में परिवर्तन होने के कारण प्रकाश मुड़ जाता है और इसी मुड़ने को ही अपन प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। वेग में परिवर्तन इसलिए हो जाता है क्योंकि जब प्रकाश डेंसर मीडियम में जाएगा, सघन माध्यम में जाएगा, तो सघन माध्यम की ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी, यानी अणु पास पास होंगे और अणु पास पास होने से वेग कम हो जाएगा। और जब प्रकाश का वेग कम हो जाएगा तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, यानी टुवार्ड्स नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन जब प्रकाश विरल माध्यम में जाएगा तो वेग बढ़ जाएगा और वेग बढ़ने से अभिलंब से दूर हट जाएगा। ये अपन ने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज अपन पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ेंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कैसे होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखिए, मान लीजिए प्रकाश सघन माध्यम से, इधर सघन माध्यम है और इधर विरल माध्यम है, डेंसर मीडियम है और इधर रेरर मीडियम है। अब प्रकाश यदि अपन सघन से विरल माध्यम में यहाँ पर आपतित करते हैं तो प्रकाश विरल माध्यम में जाने के कारण अभिलंब से क्या हट जाएगा? दूर हट जाएगा, क्योंकि इसके वेग में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, वेग बढ़ जाएगा और वेग इंक्रीज होने से नॉर्मल से दूर हट जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से मान लीजिए अपन प्रकाश को यहाँ आपतित करते हैं, ये आपतन कोण है और इस आपतन कोण को जैसे जैसे अपन बढ़ाएंगे अपवर्तन कोण का मान भी वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। तो आपतन कोण का थोड़ा सा अपन ने वैल्यू बढ़ा दिया और आपतन कोण बढ़ा दिया तो अपवर्तन कोण और बढ़ गया। इसी प्रकार से आपतन कोण को बढ़ाते बढ़ाते इतना कर दिया, ये आपतन कोण थोड़ा कम है इस प्रकार से। ठीक है। आपतन कोण को और ज़्यादा बढ़ा दिया, जैसे ही आपतन कोण को और बढ़ाया वैसे ही अपवर्तन कोण बढ़ गया और अपवर्तन कोण बढ़ के मान लीजिए 90 डिग्री हो गया। तो R = 90 डिग्री। इस स्थिति में ये जो आपतन कोण है ये क्या कहलाएगा? आपका क्रांतिक कोण कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल। क्या कहलाएगा? क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। इसी प्रकार से प्रकाश, ये सघन माध्यम है ही, यहाँ अभिलंब है, आपतन कोण को क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा कर देते हैं तो आपतन कोण का मान और बढ़ा दिया और जैसे ही और बढ़ाएंगे तो प्रकाश की किरण अब अपवर्तन नहीं होकर के परावर्तन हो जाएगा। जिस माध्यम से प्रकाश की किरण गई थी पुनः उसी माध्यम में लौट आएगी। इस घटना को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ जो आपतन कोण है वो ज़्यादा है किससे? क्रांतिक कोण से, क्रिटिकल एंगल से। उस कंडीशन में प्रकाश किधर आ गया? इसी माध्यम में लौट आ गया जिस माध्यम से वो गया था, यानी प्रकाश सघन माध्यम से जा रहा था और वापस कहाँ आ गया? सघन माध्यम में आ गया। इस घटना को क्या कहेंगे अपन? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहेंगे। देखिए फिर से क्या किया अपन ने डेंसर मीडियम लिया है, रेरर मीडियम लिया है। अपन ने प्रकाश को डेंसर मीडियम से इंसिडेंट किया है, कहाँ पर? अभिलंब पर। और जैसे ही प्रकाश रेरर मीडियम में जाएगा या विरल माध्यम में जाएगा अभिलंब से दूर हट जाएगा, उसका वेग बढ़ने के कारण। प्रकाश का वेग बढ़ गया इसलिए वो अभिलंब से दूर आ गया। ठीक है। अब आपतन कोण का मान थोड़ा और बढ़ा दिया, जैसे ही आपतन कोण और बढ़ाएंगे अपवर्तन कोण का मान और बढ़ जाएगा। आपतन कोण का थोड़ा और बढ़ाया मान, अपवर्तन कोण कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। यानी आपतन कोण अपन ने इतना कर दिया मैक्सिमम वैल्यू कि अपवर्तन कोण क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। इस कंडीशन में प्रकाश जो आपतन कोण है उसको अपन क्या कहेंगे? क्रांतिक कोण कहेंगे। अब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी ज़्यादा कर देते हैं। जैसे ही आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा करेंगे प्रकाश की किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री से भी ज़्यादा हो जाएगा। और जैसे ही 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा अब अपवर्तन नहीं होकर प्रकाश का क्या हो जाएगा?
परावर्तन हो जाएगा। जिस माध्यम से प्रकाश की किरण गई थी पुनः उसी माध्यम में लौट आई, इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, और इसे कहेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी आपतन कोण क्रांति कोण से ज़्यादा हो गया और प्रकाश कहाँ से गया? सघन माध्यम से कहाँ गया? विरल माध्यम में गया। इस कंडीशन में क्या हो गया? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। तो अपन यहाँ दो डेफिनेशन लिखेंगे, एक तो क्रांति कोण की और दूसरी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। तो क्रांति कोण की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? क्रिटिकल एंगल IC। प्रकाश कहाँ से कहाँ जा रहा था? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा था, तो अपन लिखेंगे सघन से विरल माध्यम में जाती हुई प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण का वह अधिकतम मान जिसके लिए अपवर्तन कोण नब्बे डिग्री हो जाता है, क्या कहलाता है? क्रांति कोण कहलाता है। क्रिटिकल एंगल कहेंगे। यानी डेंसर से रेयर मीडियम में जाती हुई लाइट रे के लिए यदि आपतन कोण का वो ज़्यादा से ज़्यादा मान, यानी इंसिडेंट एंगल की वो मैक्सिमम वैल्यू जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है, इस आपतन कोण को क्या कहेंगे? क्रांति कोण कहेंगे। तो ये क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन हो गई। इसमें आपतन कोण कितना होता है? क्रिटिकल एंगल के इक्वल होता है। कब? जब R कितना होता है? 90 डिग्री होता है। यानी अपवर्तन कोण जब 90 डिग्री होता है, उस कंडीशन में जो आपतन कोण है उसको अपन क्या कहेंगे? क्रिटिकल एंगल कहेंगे। तो पहली डेफिनेशन ये हो गई, ये लिखना है आपको। उसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन की डेफिनेशन। तो दूसरी डेफिनेशन लिखते हैं अपन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। आइए, सघन से विरल माध्यम में जाती हुई प्रकाश किरण के लिए यहां भी ऐसा ही है। प्रकाश कहां से कहां जा रहा है? सघन से विरल माध्यम में जा रहा है। सघन से विरल माध्यम में जाती हुई प्रकाश किरण के लिए यदि आपतन कोण का मान क्या हो जाए? क्रांति कोण से भी ज्यादा हो जाए। सघन से विरल माध्यम में जाती हुई प्रकाश किरण के लिए यदि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक हो तो प्रकाश पुनः सघन माध्यम में ही लौट आता है। इस घटना को अपन क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यदि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज़्यादा है तो प्रकाश पुनः उसी सघन माध्यम में लौट आएगा। इस घटना को अपन कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्तें क्या होती है? कंडीशंस। पहली कंडीशन तो ये होती है कि प्रकाश कहाँ से कहाँ जाना चाहिए? सघन से विरल में जाना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन ये होना जरूरी है, यानी जो लाइट है वो डेंसर टू रेरर मीडियम में जानी चाहिए। पहली शर्त होगी, पहली कंडीशन होगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। दूसरी कंडीशन, जो इंसिडेंट एंगल है I वो ज़्यादा होना चाहिए किससे? क्रिटिकल एंगल से। यानी आपतन कोण का मान जो है वो क्रांति कोण से यदि ज़्यादा है, यदि ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो उस कंडीशन में प्रकाश का क्या हो जाएगा? TIR हो जाएगा, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो दो डेफिनेशन हो गई, क्रांति कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
इसके बाद अपन रिलेशन निकालेंगे क्रांति कोण और अपवर्तनांक में। तो क्रांति कोण एवं क्रांति कोण IC एवं माध्यम का अपवर्तनांक म्यू में संबंध। रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिलेशन अपन निकालेंगे, ठीक है। कंडीशन किसकी है? क्रिटिकल एंगल की, यानी क्रिटिकल एंगल की कंडीशन अभी भी आपने पढ़ा है कि ये रेरर मीडियम है। कैसा माध्यम है? सघन माध्यम है, और सघन माध्यम को कहेंगे डेंसर। तो ये डेंसर मीडियम है, इधर रेरर है यानी आपका विरल माध्यम है, ठीक है। और ये नॉर्मल है, लाइट सघन से किधर जा रही है? विरल की ओर जा रही है। और क्रिटिकल एंगल कब होगा? जब अपवर्तन कोण का मान कितना होगा? 90 डिग्री होगा। इस कंडीशन में ये जो इंसिडेंट एंगल है आपका, इसको अपन क्या कहेंगे? क्रिटिकल एंगल, I = IC। तो यदि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री है तो आपतन कोण क्या कहलाता है? क्रांति कोण कहलाता है, जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है, ठीक है। अपने को यहाँ ये पता है कि अपवर्तन हुआ है, और अपवर्तन हुआ है तो अपवर्तन का स्नेल नियम यहाँ यूज कर सकते हैं। तो अपन लिखेंगे अपवर्तन के स्नेल नियम से, स्नेल्स लॉ लगाएंगे। स्नेल नियम ये कहता है कि sin I अपॉन sin R = μ21, यानी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष। तो sin I अपॉन sin R = μ2 अपॉन μ1। आइए, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, sin I अपॉन sin R = μ2 अपॉन μ1। अब देखिए अपने को कौन सी कंडीशन यूज करनी है? आपतन कोण का मान कितना लेना है? क्रांति कोण के बराबर लेना है, यानी I = क्या लेंगे? IC। जब I IC के इक्वल होगा तो R कितना होगा? 90 डिग्री। तो यहाँ I की जगह IC लिखेंगे और R की जगह क्या लिखेंगे? 90 डिग्री लिखेंगे। तो आइए, तो sin IC अपॉन sin 90 = μ2 अपॉन μ1। ये सेकंड मीडियम है, ये फर्स्ट मीडियम है। आइए, जो फर्स्ट मीडियम है वो रेरर मीडियम है। मान लीजिए ये एयर है यानी वायु है, और दूसरा कोई भी मीडियम है जो डेंसर है, किसकी तुलना में? वायु की तुलना में। वायु की तुलना में सभी माध्यम क्या होते हैं? सघन होते हैं, अपने को पता है। तो अपन क्या करेंगे? सेकंड मीडियम जो है, यानी जो फर्स्ट मीडियम है वो तो क्या है? वायु है, और जो सेकंड मीडियम है वो क्या है? कोई भी माध्यम है जो सघन है, किसकी तुलना में? वायु की तुलना में। तो अपन 2 की जगह क्या लिखेंगे? मीडियम लिखेंगे, और 1 की जगह क्या लिखेंगे? एयर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखिए, देखो, sin IC अपॉन sin 90 = μ2, यानी म्यू मीडियम अपॉन म्यू एयर। ये लो, म्यू एयर लिख दिया। अब आप जानते हैं कि sin 90 कितना होता है? 1 होता है, और म्यू एयर भी 1 होता है। तो यहाँ भी 1 लिखेंगे, यहाँ भी 1 लिखेंगे। और ध्यान रहिए, देखिए, ये फर्स्ट मीडियम होता है, फिर से ये सेकंड मीडियम होता है। जब ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है, तो यहाँ पे जो सेकंड मीडियम होगा वो क्या होगा? एयर हो गया। ध्यान रखेंगे, जिस माध्यम से प्रकाश की किरण जारी होती है वो पहला माध्यम होता है, और जिसमें जारी होती है वो दूसरा माध्यम होता है। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा कि माध्यम सघन है वो पहला माध्यम है, यहाँ से प्रकाश किरण जारी है, और जो विरल माध्यम है वो दूसरा है, यानी एयर जो है वो सेकंड मीडियम है। यानी सेकंड मीडियम यहाँ पे क्या है? एयर है, वायु। और ये जो फर्स्ट मीडियम है, कोई भी माध्यम है
जो सघन है, ठीक है। अब यहाँ फर्स्ट मीडियम सेकंड मीडियम क्या है, देखिए एयर है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, एयर लिखूंगा। सेकंड मीडियम और फर्स्ट मीडियम क्या है, माध्यम है, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, मीडियम लिखूंगा, ठीक है। आइए, तो साइन IC/1 इक्वल टू 1 म्यू मीडियम, यहाँ से म्यू मीडियम की वैल्यू क्या आ जाएगी, अपोजिट कर देंगे, इक्वेशन को उल्टा कर देंगे। 1/sin IC और 1/sin IC क्या होता है, कोसेक IC होता है। तो ये रिलेशन आ गया किसमें, क्रांति कोण और माध्यम के अपवर्तनांक में। फिर से देखिए, कुछ नहीं किया अपन ने अपने को क्या करना था, अपने को क्रांति कोण और अपवर्तनांक में संबंध निकालना था। ये अपवर्तनांक किसका है, मीडियम का, ठीक है। आइए, तो क्रांति कोण की कंडीशन लेनी थी। क्रांति कोण की कंडीशन अभी अभी अपन ने पढ़ा है कि जब I IC के इक्वल होता है और सघन से विरल माध्यम में जाती है प्रकाश किरण, तो R कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। तो I = IC, तो R क्या होगा, 90 होगा। यहाँ अपवर्तन हुआ है, तो अपवर्तन का स्नेल नियम अपने को ये कहता है कि sin I/sin R होता है सेकेंड मीडियम अपॉन फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। sin I/sin R = μ2/μ1। फर्स्ट मीडियम जो है और सेकंड मीडियम 2 और 1 हो गया। I = IC, मतलब आपतन कोण क्रांति कोण के बराबर है, तो R 90 होगा। ये वैल्यू लग दी यहाँ पे। हाँ, ध्यान से देखिए, जो पहला माध्यम है वो होता है जहाँ से प्रकाश किरण जारी होती है। तो पहला माध्यम कौन सा है, पहला माध्यम कोई सघन माध्यम है, तो पहला माध्यम सघन हो गया। और दूसरा माध्यम क्या है, वायु ले लिया अपन ने, तो सेकंड मीडियम क्या है, एयर है। तो मैं 2 की जगह क्या लिख दूंगा, ए लिख दूंगा, और 1 की जगह मीडियम लिख दूंगा, तो एयर मीडियम लिख दिया। sin 90 1 होता है, म्यू एयर भी 1 होता है, एयर का अपवर्तनांक क्या होता है, 1 होता है। sin IC/1 sin IC/1 और 1/μ मीडियम हो गया, और म्यू मीडियम की वैल्यू क्या आ गई, कोसेक IC। यानी आपको यदि IC दिया हुआ है तो म्यू मीडियम निकाल सकते हैं, और म्यू मीडियम दिया हुआ है तो IC की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये दोनों में क्या होता है, रिलेशनशिप होता है, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन लिखते हैं, सघन से विरल माध्यम में जाती हुई प्रकाश किरण के लिए यदि क्रांतिक कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है। क्रिटिकल एंगल आपको दिया हुआ है 30 डिग्री। आपको क्या निकालना है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है। लाइट डेंसर टू रेयरर में जा रही है, ठीक है। आइए, जो दिया हुआ है उसको पहले लिखते हैं अपन। क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है, तो IC = 30 डिग्री। फाइंड आउट क्या करना है आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू निकालना है। आप जानते हैं म्यू = क्या होता है, कोसेक IC होता है। और यहाँ से म्यू = कोसेक 30 डिग्री होता है, और कोसेक 30 डिग्री होती है की वैल्यू होती है 2, तो म्यू = क्या हो गया, 2। कोसेक 30 डिग्री = 1/sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो ये 2 वैल्यू आ गई। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, 2। क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। इसी प्रकार से यदि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, यदि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, तो आप क्या निकाल सकते हैं, क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हैं, क्रांति कोण निकाल सकते हैं। तो आपने पढ़ा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, क्रांति कोण क्या होता है, उसके बाद अपवर्तनांक और क्रांति कोण में संबंध अपन ने निकाल लिया है। और अब अपन पूर्ण आंतरिक
परावर्तन के प्रभाव एवं उपयोग पढ़ लेते हैं। इफेक्ट एंड यूजेज, क्या काम आएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन और इसके प्रभाव कहाँ देखने को मिलता है। तो सबसे पहले अपन प्रभाव देखते हैं। इसका प्रभाव अपने को देखने को मिलता है मरीचिका प्रभाव में। मरीचिका प्रभाव, मिराज। आपने देखा होगा कि गर्मियों के दिनों में अपने को धरातल पर जलाशय का आभास होता है, चमकीलापन दिखता है जब रोड पे चल रहे होते हैं, तो उसी को अपन क्या कहते हैं, मरीचिका कहते हैं। और वो मरीचिका प्रभाव किसके कारण दिखता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण दिखता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दिखता है। कैसे दिखता है, देखिए मान लीजिए ये धरातल है, ठीक है। गर्मियों के दिनों में धरातल बहुत गर्म होता है, इसलिए धरातल के पास की वायु जो होती है वो गर्म होकर विरल हो जाती है, यानी अणु उसके दूर दूर हो जाते हैं। और दूर दूर हो जाते हैं तो जैसे जैसे अपन ऊपर जाएंगे माध्यम क्या होता जाएगा, सघन होता जाएगा। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यानी जो एयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। वो माध्यम यानी जो एयर है वो सघन होती जाएगी जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, क्योंकि धरातल गर्मियों के दिनों में बहुत गर्म हो जाता है और गर्मी पाकर वायु के अणु क्या हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, ये आप जानते हैं, ठीक है। आइए यहाँ मान लीजिए कोई पेड़ है, कोई भी वस्तु हो सकती है, ये पेड़ है मान लीजिए, कहीं रोड के पास में पेड़ है और वहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है ऐसे। तो जैसे जैसे वो सघन से विरल माध्यम में आ रही है, क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे माध्यम कैसा होता जा रहा है, विरल होता जा रहा है। तो प्रकाश की जो किरण है वो सघन से कहाँ आ रही है, विरल माध्यम में आ रही है। और जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में आता है तो वेग बढ़ता जाता है, और वेग बढ़ता जाता है इसलिए वो अभिलंब से दूर हटता जाता है। तो यहाँ प्रकाश लगातार अभिलंब से दूर हटता जाएगा और एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी यहाँ पर कि आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक हो जाएगा। प्रकाश सघन से विरल में तो आ ही रहा है, पहली कंडीशन, प्रकाश सघन से कहाँ आ रहा है, विरल में आ रहा है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन, जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज़्यादा हो जाएगा उस स्थिति में प्रकाश फिर सघन से विरल में नहीं आएगा, सघन से सघन में ही चला जाएगा। इसको कहेंगे अपन पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो यहाँ आते आते ऐसी कंडीशन हो गई, मान लो आपतन कोण किससे ज़्यादा हो गया, क्रांति कोण से ज़्यादा हो गया। और जैसे ही आपतन कोण क्रांति कोण से ज़्यादा हो गया, प्रकाश पुनः उसी सघन माध्यम में लौट जाता है। और इस प्रकार से यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से अपन देख रहे हैं, यहाँ अपनी आई है इस प्रकार से, तो अपने को ये प्रकाश यहाँ पेड़ से आते हुए नहीं दिखेगा, अपने को ये प्रकाश कहाँ से आते हुए दिखेगा, यहाँ धरातल से आते हुए दिखेगा। और यहाँ पर अपने को क्या दिखेगा, जलाशय का आभास होगा, चमकीलापन दिखेगा, और इसी को अपन कहते हैं मरीचिका प्रभाव। तो क्या हुआ है, गर्मियों के दिनों में धरातल गर्म होता है और गर्म होने से वायु के जो अणु होते हैं वो दूर दूर हो जाते हैं, और वायु के अणु दूर दूर होने से वायु मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी क्या हो जाती है, वायु की कम हो जाती है। अब देखिए जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे माध्यम क्या होता जाएगा, सघन होता जाएगा, यानी वायु की अलग अलग लेयर बन जाएगी। और वैसे वैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे माध्यम क्या होता जाएगा, सघन होता जाएगा, यानी उसका ऑप्टिकल डेंसिटी मान लो चाहे तो अपवर्तनांक मान लो, वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब किसी आसपास स्थित वस्तु या पेड़ से प्रकाश की किरण आ रही होती है तो वो प्रकाश की किरण लगातार सघन से विरल माध्यम में आ रही होती है। ऊपर सघन माध्यम है, नीचे विरल, फिर सघन, फिर विरल, फिर सघन, फिर विरल, क्योंकि जो लेयर बनती है ऊपर की लेयर क्या होती है, सघन होती है, ठीक है। तो सघन से विरल में आती जाती है प्रकाश, और जैसे ही सघन से विरल में आता जाएगा प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटती जाएगी। और एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी जब आपतन कोण क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा, क्रांति कोण से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, और दोनों कंडीशन जैसे ही फुलफिल हो जाएगी प्रकाश का क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, और प्रकाश उसी माध्यम में लौट जाएगा जिस माध्यम से वो आ रहा था, यानी उसी सघन माध्यम में चला जाएगा। यहाँ से मान लो प्रेक्षक देख रहा है, यहाँ ऑब्जर्वर है, और इस प्रेक्षक को प्रकाश कहाँ से आता हुआ दिखेगा, यहाँ से धरातल से आता हुआ दिखेगा, और जहाँ से आता हुआ दिखेगा वहाँ क्या दिखेगा, चमकीलापन दिखेगा। और इसी को अपन क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और यही जो प्रभाव होता है यहाँ देखने को मिलता है, इसी को कहते हैं मरीचिका प्रभाव या मिराज, ठीक है। तो मरुस्थल में गर्मियों के दिनों में अपन मिराज आसानी से सब लोग देखे हुए हैं और
दिखता भी है। गर्मियों में जैसे ही रोड पे जाएंगे अपने को जलाशय का आभास होगा। ये पहला इफेक्ट था पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट इफेक्ट है और इसका उपयोग भी है, ये है ऑप्टिकल फाइबर यानी प्रकाशिक तंतु। ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिक तंतु। अब ये प्रकाशिक तंतु होता क्या है और इसका क्या उपयोग है और यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कैसे काम करता है, ये अपन देखेंगे, ठीक है। पहली बात तो प्रकाशिक तंतु एक ऑप्टिकल डिवाइस है एक तरीके से, और ये ऑप्टिकल डिवाइस पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। यानी यदि छोटा क्वेश्चन आपको ये पूछा जाए कि प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप लिखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। अब ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य कैसे करता है ये अपन देखेंगे, ठीक है। ऑप्टिकल तंतु का मुख्य जो यूज होता है वो जो सिग्नल होते हैं उनको पहले अपन प्रकाशिक संकेत में कन्वर्ट करते हैं, और प्रकाशिक संकेत में कन्वर्ट करने के बाद में ऑप्टिकल फाइबर से वो जो सिग्नल होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाते हैं। जो लास्ट चैप्टर है आपका कम्युनिकेशन सिस्टम, उसमें अपन ये पढ़ेंगे, संचार व्यवस्था में अपन पढ़ेंगे कि किस प्रकार से संकेत को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है, और वहाँ पे अपन संचार व्यवस्था में इसके बारे में फिर से चर्चा करेंगे। लेकिन ये है क्या, किस सिद्धांत पे काम करता है और कैसे ये वर्किंग है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। ये जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो क्वार्ट्ज कांच से बना होता है, और क्वार्ट्ज कांच इसका जो व्यास होता है, जो ऑप्टिकल फाइबर है उसका व्यास 1 mm से भी कम होता है, बहुत पतला होता है। इसमें 2 बेलनाकार भाग होते हैं। ऑप्टिकल तंतु में जो ऑप्टिकल फाइबर होता है उसमें 2 बेलनाकार भाग होते हैं। जो बाह्य भाग होता है बाहर का, उसको अपन आवरण कहते हैं, और आवरण जो होता है उसका अपवर्तनांक जो होता है वो होता है 1.48, ठीक है। और जो आंतरिक भाग है इसका, आंतरिक जो बेलनाकार भाग है, 2 बेलन हो गए, एक तो बाह्य बेलन ये और एक आंतरिक बेलन ये। बाह्य बेलन है उसको अपन कह रहे हैं आवरण, और आंतरिक जो भाग है इसका उसको अपन कह रहे हैं क्रोड, इसका कोर। और क्रोड का जो अपवर्तनांक होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो होता है 1.5। क्वार्ट्ज कांच का बना होता है, बहुत ही पतला होता है, 1 mm से भी कम व्यास होता है इसका। अब बहुत ही पतला है, जब इसमें प्रकाश प्रवेश करेगा, यानी यहाँ से प्रकाश इस पर इंसिडेंट करेंगे, अब जब प्रकाश इसमें प्रवेश करेगा तो ये इतना पतला है कि आपतन कोण क्या होगा, हमेशा क्रांति कोण से ज़्यादा होगा। इतना पतला होने के कारण आपतन कोण क्रांति कोण से ज़्यादा होगा, और क्रोड से प्रकाश किधर जा रहा होता है, आवरण की ओर, इसलिए वो सघन माध्यम से कहाँ जा रहा है, विरल माध्यम की ओर जा रहा है, और सघन से विरल की ओर जा रहा है, तथा आपतन कोण क्रांति कोण से क्या है, ज़्यादा है। उस कंडीशन में प्रकाश पुनः है उसी माध्यम में लौट आएगा, यानी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, और यहाँ से इस प्रकार से प्रकाश बाहर निकलेगा। यहाँ भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, यहाँ भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। यहाँ ये इंसिडेंट प्रकाश हो गया, यहाँ से प्रकाश जो होगा वो निर्गत होगा, बाहर निकलेगा, और बाहर निकलेगा तो इसकी तीव्रता में परिवर्तन नहीं आएगा। यानी इंसिडेंट लाइट और जो बाहर निकल रही है लाइट, उसकी तीव्रता लगभग क्या होगी, समान होगी। यानी बहुत तीव्रता में बिना कोई परिवर्तन हुए प्रकाश संकेत को अपन एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। ये ऑप्टिकल फाइबर का क्या है, उपयोग है, यूज है, कि प्रकाश संकेत को एक स्थान से आप दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। इसका यूज होता है कम्युनिकेशन सिस्टम में, ठीक है। दूसरा इसका मुख्य यूज है एंडोस्कोपी में। एंडोस्कोपी चिकित्सा के क्षेत्र में एक जांच है एंडोस्कोपी, और इस जांच में, ये जांच जब
पेट के आंतरिक भाग में कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर ये जांच लिखता है एंडोस्कोपी, और पेट के आंतरिक भाग में जहाँ प्रॉब्लम होती है वहाँ तक ये जो जांच होती है वो ऑप्टिकल फाइबर से की जाती है। यानी जिस भाग में प्रॉब्लम है पेट की वहाँ तक अपन क्या डालते हैं, ऑप्टिकल फाइबर डाला जाता है, और इस ऑप्टिकल फाइबर की सहायता से उस एरिया के क्या लिए जाते हैं, फोटोग्राफ लिए जाते हैं कंप्यूटर से अटैच करके, और जो वो फोटोग्राफ होते हैं उसमें जो प्रॉब्लम आती है वो डॉक्टर देख करके बताता है कि ये वाली प्रॉब्लम है पेट में। तो कुल मिला के इसका जो मुख्य यूज है किसका, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, यानी प्रकाशिक तंतु का, और प्रकाशिक तंतु का मुख्य यूज क्या है, मेडिकल क्षेत्र में एंडोस्कोपी एक जांच होती है पेट के आंतरिक भागों की, उस जांच में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो दूसरा प्रभाव और उपयोग क्या हो गया, प्रकाशिक तंतु। पहला क्या हो गया था, मिराज यानी जलाशय का आभास होना, जलाशय होता नहीं है लेकिन दिखता है कई बार रोड पर गर्मियों के दिनों में। ठीक है, तीसरा जो यूज है इसका वो है डायमंड में, हीरा। हीरा चमकीला दिखता है, वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दिखता है। तो तीसरा इसका यूज और प्रभाव है हीरा। डायमंड, डायमंड में क्या होता है कि इसका जो अपवर्तनांक है वो होता है 2.42, और इसके लिए जो क्रिटिकल एंगल होता है वो होता है 24.4। यानी IC क्या होता है, हीरे के लिए जो इसके हीरा का जो कांच होता है उसमें, और जो वायु होती है उस इंटरफेज में, सघन और विरल माध्यम उस इंटरफेज में जो क्रिटिकल एंगल होता है वो होता है 24.4। ठीक है, और इस हीरे का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 2.4 होता है। आइए अब देखिए इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन किस प्रकार से होता है। हीरे को आपने देखा होगा कि हीरा तरासा हुआ होता है ना, साइड से उसकी इस प्रकार से कट किया जाता है, उसको इस प्रकार से जगह जगह से तरासा जाता है, जगह जगह से काटा जाता है कि जो क्रांति कोण है वो हमेशा कम हो, किससे, आपतन कोण से, यानी आपतन कोण ज़्यादा हो क्रांति कोण से। यानी हीरे को इस प्रकार से तरासा जाता है कि आपतन कोण क्रांति कोण से हमेशा क्या हो, ज़्यादा हो। क्रांति कोण कितना होता है हीरे के लिए 24.4, और आपतन कोण इससे एनी कंडीशन में जब प्रकाश इसमें प्रवेश कर जाता है हीरे में, यानी प्रकाश वायु से कहाँ आ गया, हीरे में जब जाएगा तो वायु से हीरे में आ गया, और हीरे से प्रकाश जब बाहर निकलेगा तो सघन से कहाँ जा रहा है, वो विरल में जा रहा है, और सघन से विरल में जा रहा है तो प्रत्येक कंडीशन में उसको इस प्रकार से तरासा जाता है बाहर से कि प्रत्येक कंडीशन में आपतन कोण जो है वो क्रांति कोण से क्या होता है, ज़्यादा होता है, और सघन से कहाँ जा रहा होता है, प्रकाश विरल माध्यम में जा रहा होता है। इसलिए प्रकाश एक बार जब प्रवेश कर जाता है हीरे में तो ये कंडीशन होने से प्रकाश अंदर ही अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तित होता रहता है हीरे के, और अंदर ही अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तित होता रहता है, इसलिए अपने को हीरा चमकीला दिखाई देता है। तो आज के लेक्चर में अपन ने पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ा है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या क्या पढ़ा है थोड़ा सा मैं फिर से समराइज कर देता हूँ आपको। अपन ने पढ़ा है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये कब होता है, जब प्रकाश सघन से कहाँ जा रहा होता है, विरल में जा रहा होता है, यानी डेंसर टू रेरर में जा रहा होता है। और दूसरी कंडीशन इसकी क्या होती है, इंसिडेंट एंगल ज़्यादा होना चाहिए किसी क्रिटिकल एंगल से। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, जब प्रकाश सघन से विरल में जा रहा होता है तो आपतन कोण की वो वैल्यू यानी I = IC, जब R क्या हो जाता है 90 डिग्री हो जाता है, अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है, उस स्थिति में जो आपतन कोण है उसी को अपन क्या कहते हैं, क्रांति कोण कहते हैं। और उससे ज़्यादा कोण पर आपतित कर देंगे प्रकाश को तो प्रकाश का क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। ये अपन ने डेफिनेशन पढ़ी है दोनों की। उसके बाद अपन ने पढ़ा है μ = कोसेक IC, यानी अपवर्तन हुआ था और अपवर्तन के लिए स्नेल नियम लगाया था, स्नेल नियम को सोल्व किया था आगे, तो μ = क्या आ गया था, कोसेक IC आ गया था। यदि आपके पास क्रिटिकल एंगल की वैल्यू है तो आप क्या निकाल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, और यदि आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है तो आप क्या निकाल सकते हैं, क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन ने पढ़ा था इसका TIR का प्रभाव और उपयोग। कहाँ कहाँ प्रभाव देखने को मिलता है आपको दिखना है। प्रभाव देखने को मिलता है मिराज में, यानी
गर्मियों के दिनों में जो जलाशय का आभास होता है वहाँ आपको ये प्रभाव देखने को मिलता है TIR। इसके अलावा आपके ऑप्टिकल फाइबर में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही ये काम करता है, यानी ये ऑप्टिकल फाइबर के सिद्धांत पे काम करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। और अपने इसका जो यूज होता है वो मुख्य इसका उपयोग है वो एंडोस्कोपी में है। पेट की जांच के लिए इसका यूज किया जाता है। 3 नंबर डायमंड में हीरा चमकीला हुआ दिखता है। हीरा चमकीला पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दिखता है। तो ये आज के टॉपिक में रहा है। जब भी पढ़ रहे होते हैं कॉपी और पेन आपके पास होना चाहिए, और जितने टाइम में आप ये वीडियो देख रहे हो उस दौरान आपको इधर उधर नहीं जाना है। ऐसा टाइम लेके बैठना है कि ये आधा घंटा या 35 मिनट का जो वीडियो है उसको आप प्रॉपर वे में देखें, और जो आप देख रहे हैं उसको आप लिखने की भी कोशिश करें। नोट से तो लिखें, यहाँ से भी रफ कॉपी में लिखें, जिससे कि आप कनेक्ट रहें। और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर से आप कांटेक्ट करें हम लोगों से। धन्यवाद।